नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। अभी तक हमने क्या देखा कि शब्दावलियाँ प्रमुख प्रमुख उदारवाद जैसी अवधारणा पढ़ी, समाजवाद, नारीवाद, ये सब अवधारणाएं पढ़ी हैं। साथ में हमने कुछ शब्दावलियाँ देखी हैं। शब्दावलियों में क्या क्या देखा, संविधानवाद क्या होता है, लोकतंत्र को भी हमने विस्तार से पढ़ा। दोबारा संप्रभुता जैसी शब्दावली देखी, प्रिवी काउंसिल प्रिवी पर्स देखा, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका समझा, संसद समझा, विधान मंडल समझा। इन सब का देखिए बहुत डिटेल में भी चर्चाएं नहीं हुई। उसका कारण रहा है कि आप धीरे धीरे क्लासों में ये सारी चर्चाएं होती रहेंगी। ऐसा नहीं कि पहली बार वो पढ़ाया, वो इसलिए पढ़ाया गया वहाँ पे। जैसे संप्रभुता डिटेल में थोड़ा पढ़ाई गई क्योंकि संप्रभुता की प्रस्तावना में जरूरत पड़ी। पंथ निरपेक्षता आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाई गई। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, या न्यायिक सक्रियता को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया गया। जो अभी क्लास चली थी जस्ट इसके पहले वाली, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपको जो ये शब्द होते हैं इन शब्दों से परिचित करवाना। कभी भी ये शब्द अगर क्लास में यूज हो, उपयोग हो, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए कि कौन सा शब्द है, क्या इसका मतलब होता है। जब हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वहाँ फिर से आपको रिपीट होगा। न्यायिक सक्रियता हम देखेंगे, जब न्यायपालिका पढ़ रहे होंगे, न्यायिक सक्रियता बार बार रिपीट होगी, वहाँ पे और डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। अभी तक हमने सारी संसद शासन प्रणालियां देखी, विश्व की जितनी भी शासन प्रणालियां थी सब हमने देख लिया। अवधारणाएं, उदारवाद, समाजवाद, ये सब जितने थॉट थे सारे थॉट देख लिए। विभिन्न स्रोत देख लिए, कहाँ कहाँ से हमारे संविधान को लिया गया है। लेकिन ये सब जो प्रावधान लिए गए हैं, इनका भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत की में क्या विशेषता है, हमारे संविधान में क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं। देखिए, हमारा संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सबसे लंबा और लिखित क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में जो मूल संविधान था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 26 जनवरी 1950 को लागू हमारे संविधान में कितना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। परंतु ये एक जीवन दस्तावेज भी है, ये भी हमने चर्चा की थी। लचीला, जहां लचीला हम बताए, लचीला और कठोर का संग्रह समूह है हमारा संविधान, उसका मिला जुला रूप है। संशोधन के आधार पर हमने बताया था। इस हिसाब से हमारे संविधान का विस्तार भी हुआ। हमारे संविधान में विश्व के जितने भी संविधान थे, सबसे जो महत्वपूर्ण, जो भारत के परिदृश्य के हिसाब से जो प्रमुख बिंदु थे, उनको ग्रैब किया गया, उनको लिया गया। उस आधार 395 अनुच्छेद। लेकिन अभी भी 395 अनुच्छेद हैं क्या? अगर नंबर की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी अनुच्छेद 395 ही है, परंतु कुछ आर्टिकल में बीच बीच में नए प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 51A आप देखेंगे, या बहुत सारे प्रावधान है। आप जब हमारे देश में 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था, नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई, तो इनके माध्यम से भी अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी। तो वर्तमान में अनुच्छेद कितने हो गए? 470 अनुच्छेद हो गए। संख्या की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। अगर नंबरिंग आप देखेंगे तो वहां 395 अनुच्छेद, लेकिन कुछ अनुच्छेदों में पार्ट वाइज दिया गया है। अनुच्छेद 1A 243 में आप देखेंगे 243A B C D ऐसे करके दिया गया है। उस हिसाब से 470 करीबन अनुच्छेद हो गए, 25 भाग। अभी भी हमारे संविधान में जो मूल भाग वो 22 ही है, परंतु 3 जगहों पर भाग को अलग से जोड़ा गया। भाग नंबर 4 में, ये जगह 4 में, फिर भाग नंबर 9 में, फिर भाग नंबर 14 में, ये 3 जगह हमारे 4A 9A और 14A करके 3 भाग एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। इस आधार पर 25 भाग हो गए। 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 4 नई अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। फिर से देखते विस्तृत संविधान क्यों रहा है हमारा संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान क्यों है? हमने देखा ना, अनुच्छेद बहुत व्यापक है। इसमें एक एक शब्दों को, एक एक प्रावधान को विस्तृत उल्लेख मिलता है। अब देखिए, 26 जनवरी 1950 को लागू होने पर भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां शामिल थीं, जो इसे उस दुनिया का सबसे व्यापक और लंबा लिखित संविधान बनाती थी। लिखित क्यों है? आप समझ रहे हैं, जो ये वर्ड लिखित यूज किया जा रहा है, इसको तो आप समझ रहे होंगे, चर्चा हुई है पहले कि
एक जो इसको संहिताबद्ध किया गया है, एक दस्तावेज में इसको संहिताबद्ध किया गया, उस आधार पर ये लिखित संविधान है। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे दस्तावेज का निर्माण किया जो भारत के विशाल विविधता और जटिल चुनौतियों को संबोधित कर सके। हमारे यहाँ कई सारे धर्म थे, कई सारे विविधता, जाति, भाषाई, धार्मिक सारी विविधताएं पाए, सबको मिला के सबको संतुष्ट करने के लिए इतना लंबा प्रावधान, इतना लंबा संविधान बना। और इसकी प्रासंगिकता हम इसी समझ सकते हैं कि इतने साल हो गया, 75 वर्ष हो गए और हमारे देश में अभी भी कोई क्रांति नहीं हुई है। निरंतर और विस्तार अनुकूलन हमने दिखाया ना कि कैसे जो है इसमें विस्तार हुआ। विस्तार कैसे होते हैं, ये नए जो प्रावधान जोड़े जाते हैं, ये संविधान संशोधन के द्वारा नए प्रावधान जोड़ दिए जाते हैं। अभूतपूर्व विशालता कारण, इसकी भी हमने चर्चा कर ली। भौगोलिकता और सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, इसके आधार पर हमारे संविधान में विभिन्न देशों से प्रेरणा भी ली गई। हम ये क्या विशेषता पढ़े, विशेषता, पहले विशेषता क्या थी, सबसे लंबा और लिखित संविधान। साथ में विभिन्न देशों से इसमें लिया गया प्रावधान, जैसे ब्रिटेन के संविधान से हमने चर्चा की हुई है ना, संसदीय शासन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ चर्चा की थी, वो भी यहीं से ली गई है। और एकल नागरिकता जैसे प्रमुख सिद्धांत को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं, आयरिश संविधान से विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, आयरिश मतलब, ये सारे प्रावधान कहाँ से क्या लिया गया, इस पे एक क्लास में पूरा डिटेल में चर्चा हुई थी। ये एक कारण हमारे संविधान की विशेषता ये भी है। कभी भी लिखने का आता है हमारे संविधान की विशेषता क्या है, उसमें आप ये सब पॉइंट बताइएगा कि क्या क्या विशेषता हमारे संविधान के। कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण। क्यों कठोर और लचीला कोई संविधान होता है, कारण क्या होता कठोर और लचीला कहने का, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर हम किसी संविधान को लचीला है या कठोर है ये कहते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों का मिश्रण है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण प्रक्रिया से संशोधित हो जाते हैं और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो जटिल प्रक्रिया से संशोधित होते हैं। जैसे कुछ को साधारण बहुमत से, कुछ को विशिष्ट मतलब बहुमत, विशेष बहुमत में सेकंड टाइप। हम अभी सारे बहुमत कितने तरीके से हमारे संविधान का संशोधन हो सकता है ये भी हम देखेंगे जैसे ही विशेषता खत्म होगी वहां पे। तो कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत संशोधित किया जा सकता है, कुछ को विशेष बहुमत से, और कुछ को विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी चाहिए होता है। इसी आधार पर हम इसको कहते हैं कठोर। देखिए लचीला, ये कठोर प्रावधान, ये भी कठोर प्रावधान है, ये तो बहुत ज्यादा कठोर प्रावधान है, दोनों का मिश्रण है। संघीय प्रणाली जिसमें एकात्मक झुकाव, हमने इसको भी इस पर चर्चा कर रखी है कि हमारा संविधान संघीय शासन पर आधारित है, परंतु इसमें कुछ एकात्मक झुकाव भी है। जैसे केंद्र को बहुत शक्तियां दे दी गई कई सारे प्रावधान पे, जैसे अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है। वही समवर्ती सूची में गतिरोध की स्थिति में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र। अधिकार नहीं मतलब दोनों में गतिरोध होता है तो दोनों में से मान्य किसका होगा, तो केंद्र सरकार का मान्य। वही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी, उसकी भी देखा था हमने एकात्मक है उसका स्वरूप, कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी अगर न्याय दिया जाता है, कोई भी प्रावधान दिया जाता है, कोई भी निर्णय होता है, वो एक अभिलेख के रूप में हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के लिए कार्य करता है। तो एकात्मकता हम न्यायपालिका के स्तर पर भी देखेंगे। नागरिकता देखा जाए वहां भी एकात्मक झुकाव है। संविधान देखा जाए पूरे देश का एक ही संविधान है, वहां भी एकात्मकता पाई जाती है। तो हमारे संविधान में एकात्मकता कहाँ कहाँ पाई जाती है, उस आधार पर हम कहते हैं संघीय प्रणाली है लेकिन जिसमें एकात्मक झुकाव भी पाए जाते हैं। दो स्तरीय सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन है। हमारे यहाँ दो स्तरीय सरकारें हैं, भारत केंद्र और दोनों स्तर पर सरकारें, परंतु समवर्ती सूची के मैटर में फिर केंद्र मजबूत हो जाएगा। तो फिर एकात्मक झुकाव देखा, संघीय प्रणाली तो है दो स्तरीय सरकारें, परंतु एकात्मक झुकाव फिर पाया गया। एकीकृत तत्व और केंद्रीय नियंत्रण, देखिए एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, जो आईएएस के आप एग्जाम देते हैं ये सब अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राज्यों के लिए चिंता की बात ना कि राज्यों में भी केंद्र के अधिकारी जाके वहां पे नियुक्त हो रहे हैं, तो राज्य की स्वायत्ता के विरुद्ध है ये। यहाँ भी एकीकृत झुकाव देखा गया, जो केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है लेकिन राज्यों में कार्य करती कौन, अखिल भारतीय सेवाएं। एकात्मक व्यवस्था के तत्वों को मजबूत करती है, यह केंद्र को पूरे देश में प्रशासनिक एक रूपता प्रदान करती है।
ये हम बात कर रहे हैं जितनी भी एकात्मक व्यवस्थाएं हैं, चाहे एकीकृत न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, या फिर एकल संविधान। संविधान एक है, स्टेट के लिए अलग अलग नहीं है। अमेरिका के लिए अलग अलग स्टेट का भी अपना संविधान है और केंद्र का भी अपना संविधान, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत यूनियन है, अमेरिका फेडरेशन है। आपातकालीन प्रावधानों में एकात्मकता, जो आपातकालीन प्रावधान है उसमें भी एकात्मकता पाई जाती है कि राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको, केंद्र सरकार को हो जाता है। केंद्र की प्रबलता और वित्तीय निर्भरता, राज्य जो है कई सारे प्रावधानों में केंद्र के अनुदान पर निर्भर होते हैं। देखिए जो विशेषता पढ़ी जाती है, ये हम बस चर्चा कर रहे हैं। आप जब संविधान पढ़ेंगे इन सारे पॉइंटों को नोट करिएगा, सारे पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं हमारे संविधान में मिल रहे हैं। फिर एक जिस दिन, अभी तो हम बता दे रहे हैं, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, राम है, तो हमने कहा कि राम अच्छा है, ईमानदार है, लंबा है, चौड़ा है। फिर जब आप राम से मिलेंगे फिर एक आपका परसेप्शन बनेगा, वो भी बताएंगे, फिर ऑथेंटिकेट करेंगे, हाँ ठीक है आप कह रहे थे वो सही है। उसी आधार पर हम जो जितनी विशेषताएं बता रहे हैं, इस संविधान जब आप पूरा पढ़ के समाप्त करिएगा फिर देखिएगा ये विशेषताएं सच में है कि नहीं हमारे संविधान में, या फिर आप इस योग्य खुद ही हो जाएंगे कि संविधान की विशेषताओं को आसानी से बता सकें। आपको विशेषताएं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसदीय लोकतंत्र और गणराज्य, हमारे देश में क्या है, संसदीय लोकतंत्र है। बताया ना कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। परंतु ब्रिटेन में गणराज्य तो है नहीं, वहां का जो राष्ट्र प्रमुख है वो वंशानुगत होता है, तो गणराज्य जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ कर दी गई है, फ्रांस से ली गई। संसदीय लोकतंत्र क्या है, भारतीय लोकतंत्र कानून के शासन पर आधारित है, जहां संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है और सभी नागरिक कानून की दृष्टि से बराबर है। कानून के समझ समानता, विधि की समझ समानता, रूल ऑफ लॉ की बात कर रही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक शब्द आया था जापान से। ये कुछ प्रावधान कहां से लिए गए, ये बस हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग पहले पढ़ा, आप लोग पढ़ चुके हैं सब चीज, आप लोग खुद ही अभी इतने ज्ञानी हो गए हैं कि सब समझ जाइए। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं और उनके नेतृत्व में संसदीय सरकार कार्य करती है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ये तो आप तो खुद ही जानकार हो गए हैं, हमें बताने क्या जरूरत, आप तो हम ही खुद ही पढ़ाएंगे, हमको पढ़ाएंगे। अब संविधान जनता की संप्रभुता को स्थापित करता है। जनता संप्रभु है, हम भारत के लोग, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, तो जनता संप्रभु हो जाती है। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, एक निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। निर्वाचन मंडल, भारत के जो राष्ट्रपति, इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं इसमें। वहां पे चर्चा होगी ना, फिर राष्ट्रपति चुनाव ना फिर से चर्चा होगी। तो ये सब बस हम आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं संविधान की, एक तरीके संविधान की पूरी विशेषता हम यही बता दे रहे हैं। हमें संविधान में आगे पढ़ने क्या क्या वाले हैं, इसलिए इतना इतना मत सोचिएगा कि अरे सर तो मजाक कर रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, और ये भी मत कीजिएगा हमको सब कुछ तो आता है, क्या ही बता रहे हैं। तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हमारे संविधान में, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया जाता है। मौलिक कर्तव्य भी दिए गए। कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया है, पहले मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। ठीक, वहां पढ़ेंगे यार, भाग 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। निदेशक तत्व की बात की जाती है, भारत में निदेशक तत्व की भी बात की जाती है कि राज्य के निदेशक तत्व, राज्य की सरकारों या जो केंद्र की सरकार, इनको दिशा निर्देश होते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य करिए, वो हम राज्य के निदेशक तत्व में पढ़ेंगे। ये सब आप परेशान ना होइए, सब आगे पढ़ा जाएगा। बस यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है वो एक तरीके से समरी हम बता दे रहे हैं आपको। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता हमने पढ़ाया था ना, उसी का दूसरा नाम भी धर्मनिरपेक्षता है, उसी को ही कहते हैं। तो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता है और सामाजिक न्याय की बात की जा रही है। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे वहां देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाएगी। वहां पे हम सामाजिक न्याय डिटेल में फिर से एक बार पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का जो मूल संविधान था वहां कोई उल्लेख नहीं था, इसको बाद में हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समान सम्मान,
सुरक्षा प्राप्त करता है और किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब आप तो खुद ही जानकार हो गए ना धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता देखिए क्या है। सामाजिक न्याय की बात करता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में बात की गई। संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्राथमिकता देता है। हमारे प्रस्तावना में उल्लेख है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसका उद्देश्य समाज में कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और असमानताओं को कम करना। सामाजिक समानता कैसे आएगी, सामाजिक न्याय कैसे होगा? जो कमजोर वर्ग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, तो सामाजिक न्याय इस आधार पर दिया जाता है ताकि वो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से एक समान हो पाए, बराबर हो पाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष प्रावधान किए गए हैं कि सभी नागरिकों के जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिले। समानता का अधिकार जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 16 में आप देखेंगे ये सब प्रावधान सामाजिक न्याय वाले, वहां पर उल्लेख मिलेगा। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा। न्यायिक पुनरावलोकन हमने चर्चा की थी शायद क्लास में, शब्दावली पढ़ी थी, उसी को कहा जाता है स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा। कि न्यायपालिका फिर से अपने प्रावधान का जो भी वो निर्णय दी है, अपने निर्णय को फिर से पुनरावलोकित, फिर से बदल सकती है और स्वतंत्र है। किससे? विधायिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका स्वतंत्र है। हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन, देखिए दो शब्द है, शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों का वितरण, दोनों शब्द अलग हैं। शक्तियों का विभाजन क्षैतिज होता है। क्षैतिज कहने का मतलब विभाजन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य होगा। वहीं अगर शक्तियों का वितरण देखा जाए तो ये ऊर्ध्वाधर होता है, केंद्र और राज्य के बीच। वितरण की जहां बात आएगी वहां केंद्र और राज्य के बीच आएगी। दोनों शब्दों में ये बेसिक डिफरेंस है, इसको सबको पता होना चाहिए। विभाजन और वितरण में अंतर क्या है? हम ये नहीं कहेंगे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, वितरण किया गया है। अगर जब हम पढ़ेंगे संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, वहां भी देखेंगे दोनों शब्द में मेजर। आप ये समझते, कभी भी यूपीएससी इस पे घुमा क्वेश्चन पूछ सकती है दोनों पॉइंटों पे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल है, कार्यपालिका या विधायिकाओं के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। वह सुनिश्चित करता है कि न्याय निष्पक्षता से और बिना किसी दबाव के प्रदान किया जाए। न्यायपालिका सुनिश्चित करती है बिना किसी दबाव के या निष्पक्षता से विधि के अनुरूप हमें न्याय प्रोवाइड करवाया जाए। एक शब्द आता है विधि का शासन, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया। इन दोनों शब्दों में जो डिफरेंस है ये इस प्रकार समझते, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली, और जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। हमारे संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया नाम का वर्ड नहीं यूज किया गया, ये ऐसा वर्ड नहीं लिखा गया है। परंतु आर्टिकल 21 के माध्यम से हम देखते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया आती है। सबसे पहले विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख 1978 में एक केस हुआ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। उस केस में कहा गया कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के आधार पर ही विधि द्वारा स्थापित, मतलब जो विधि, दोनों में अंतर एक बार समझ ही लेते हैं, आपको बताते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको दोबारा फिर चर्चा की जाएगी जब हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहे होंगे। यहां थोड़ा सा आप देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा पॉइंट क्या है? विधि की सम्यक प्रक्रिया। ये दो पॉइंट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य है
कि जो भी नियम कानून विधायिका द्वारा बनाए गए हैं उसका हूबहू पालन करना, वो नियम कानून न्याय संगत है कि नहीं, उनकी न्याय संगतता की जांच नहीं की जाती इसमें। मतलब विधि के अनुसार न्यायपालिका निर्णय लेती है, विधि के अनुसार। और सम्यक प्रक्रिया में क्या होता है, विधि द्वारा रहेगा निर्णय, विधि के अनुसार रहेगा, परंतु साथ में ये न्याय संगत होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक व्यक्ति जो बाइक से रेड लाइट का उल्लंघन किया और रेड लाइट जंप करने पे उसके ऊपर 1000 रुपए की चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा काट दी गई। ये तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इसको दंड दिया गया, परंतु ये विधि की सम्यक प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। जब इसमें यह देखा जाएगा, हमारे विधि में क्या है कि 1000 रुपए चालान हम काटेंगे, तो 1000 रुपए चालान हमने काट दिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो पूर्ण हो गई, परंतु विधि की सम्यक प्रक्रिया अभी भी नहीं पूर्ण हुई है। जब तक ये ना देखा जाए कि उस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में रेड लाइट तोड़ा है, हो सकता है कि कोई इमरजेंसी रही हो, कोई हॉस्पिटलाइज या किसी को एडमिट करना हो, इस वजह से तोड़ा हो, तो जब तक उसके बैकग्राउंड को नहीं समझा जाएगा, परिस्थिति को नहीं समझा जाएगा, तब तक निर्णय यहाँ पे नहीं दिया जाता है। रील एक यूट्यूब पे कभी कभी चलती है कि अमेरिका के कोर्ट में एक व्यक्ति है, एक बुजुर्ग काफी है, वो अपने बच्चे के लिए कैंसर के हॉस्पिटल, कैंसर का पेशेंट था उसका बच्चा, उसके लिए ब्लड के लिए जा रहा था, ब्लड कैंसर का पेशेंट था, तो वो रेड लाइट जंप करता है। इसके आधार पर वहां के जो तत्कालीन जज रहते हैं, वो जो है उस व्यक्ति को दंड से क्षमा कर देते हैं। तो वो विधि की सम्यक प्रक्रिया थी, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वहां नहीं थी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब दंड तो दे ही दिया जाता। तो ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है जापान से। और यहां जो प्रावधान है, इस प्रावधान को देखा जाए तो अमेरिका के संविधान या अमेरिका की व्यवस्था के द्वारा प्रभावित है, तो अमेरिका से प्रभावित है। ये हो सकता है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो। बाकी आगे जो है, जब हम आर्टिकल वहां मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो और विस्तार से इसको आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यायिक समीक्षा का अधिकार, न्यायपालिका को कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने का अधिकार है। संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को रद्द किया जा सकता है। मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायपालिका देती है, अगर उसका उल्लंघन कोई संवैधानिक विधायिका द्वारा बनाई गई कोई भी विधि करती है तो उसको न्यायपालिका रद्द अवैध घोषित कर सकती है। केशवानंद भारती मामला, ये एक प्रमुख बात है, इसको हम अलग से आपकी पूरा डिटेल में क्लास लेंगे केशवानंद भारती वाद पे। ये कहीं ना कहीं इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान का मिनी। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना, जो उन्होंने कहा मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित किया, जिसके तहत संसद संविधान के मूलभूत ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, जो हमारे संविधान की आत्मा है, जो कि संविधान की आत्मा कहां से, प्रस्तावना से दिखता है। जो हमारे संविधान का मूल उद्देश्य था वही मूल ढांचे का कहीं कहीं विवरण है। हम देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल ढांचे के सिद्धांत को परिभाषित नहीं किया है। वो कहता है कि हम समय समय पर मूल ढांचे के सिद्धांत को परिभाषित करते रहेंगे, इसकी कोई परिभाषा स्पेसिफिक नहीं दी गई है। चलिए निष्कर्ष देख लेते। संविधान देखिए, विशेषता जो हम पढ़े ना, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन पर विशेषता का था, बहुत ज्यादा डिटेल में विशेषता नहीं पढ़ी गई। हमारा उद्देश्य है कि आप जब हमसे क्लास करके समाप्त हो आपकी क्लास पॉलिटी की ना, तो दोबारा इस क्लास को जब हम लेंगे तो आप खुद इस योग्य हो जाइए कि सारी विशेषताओं को आप खुद ब खुद बताइए, हमें बताने की जरूरत ना पड़े। जैसे हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था, भारत के संघात्मक शासन की विशेषता पे क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो संघीय विशेषता भी यहाँ हमको पढ़ाना चाहिए। एक समझना संघीय विशेषता क्या है, कि स्वतंत्र न्यायपालिका है,
भारतीय संविधान की संघीय विशेषता ही है, न्यायपालिका स्वतंत्र, एकल नागरिकता, संविधान। तो ये सारे पॉइंट मैं चाहता हूं आप खुद ही डिराइव करिए, हमको ना बताना पड़े। तो जब जिस दिन हमारा संविधान का चैप्टर पूरा, जब इंडियन पॉलिटी हमारी समाप्त होगी, फिर से इस चैप्टर की चर्चा होगी, तब आप लोगों से हम पूछेंगे। कई सारे प्रावधान देखिए, उतनी चर्चा हम किए हैं जितना आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, उतनी विशेषताएं बताए हैं, बहुत ज्यादा विशेषताएं नहीं बताए हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष देखिए, भारतीय संविधान जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, एक विस्तृत और गतिशील दस्तावेज है। विस्तृत और गतिशील क्यों? संशोधन होता रहता है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। ये प्रस्तावना की हुबहू लाइन यहाँ पे रखी गई है। इसमें विभिन्न देशों जैसे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरिश से राज्य के निदेशक तत्व और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया, गणराज्य है, ये सारे प्रावधान, कनाडा से यूनियन जैसी व्यवस्था, ये सब कुछ हमारे संविधान में ली गई है, से प्रेरणा ली गई। संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें संशोधन के लिए साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की प्रक्रियाएं शामिल है। बाकी विशेषताएं आप पढ़िएगा, पीपीटी अपलोड करी जाती है तो उसमें अच्छे से आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हम चर्चा बार बार कर रहे हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन को भी समझना जरूरी है कि संविधान संशोधन क्या होता है। टाइम कितना हुआ हो? संविधान संशोधन को समझना इसलिए जरूरी है कि आने वाली क्लासों में जहां जहां हम चर्चा करेंगे, भारत का पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा, कोई संविधान संशोधन का उल्लेख अगर होता रहेगा तो आप उससे परिचित रहें संविधान संशोधन होता क्या है। या इसमें बहुमत, संविधान संशोधन पढ़ाने से पहले भी हम बहुमत पढ़ाएंगे, बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, तो क्लास में बहुमत शब्द का उल्लेख होगा, तो वो भी आप समझते रहिए कि बहुमत क्या होता है। तो क्लास जो है, मेन पॉलिटी शुरू करने से पहले कुछ प्रमुख प्रावधान हम देख लेते हैं कि भारतीय संसद में बहुमत कितने प्रकार के हैं। हमारे संसद के पास कितने प्रकार के बहुमत या कितने प्रकार के बहुमत का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया, जिनके आधार पर संविधान संशोधन होता है या चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं। तो भारतीय संविधान में मुख्यतः 5 प्रकार के बहुमत का उल्लेख किया गया। हम पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन, परंतु संविधान संशोधन को समझने से पहले हमको बहुमत पढ़ना ज्यादा जरूरी है, तभी हमको संविधान संशोधन समझ में आएगा। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय लेने का सबसे बुनियादी सिद्धांत है भारतीय संविधान और संसदीय प्रणाली में किसी प्रस्ताव, विधेयक या संशोधन को पारित करने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और आधे राज्यों का या राज्यों का अनुसमर्थन, ये 5 प्रकार के बहुमत है। एक एक करके हम सारे बहुमत की चर्चा करते हैं। अब साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत मतलब जितने लोगों ने मतदान किया या जितने लोग उपस्थित थे, मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। या बहुमत देखिए क्या होता है, जैसे कि चुनाव भी जो होता है कि बहुमत की सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, ये भी हम कहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, बहुमत की सरकार बन गई, बहुमत से निर्णय लिया गया। तो बहुमत क्या है? साधारण बहुमत क्या है? सामान्य प्रकार का बहुमत, इसका मतलब है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक होना चाहिए। मिनिमम 50% से एक अधिक होना ही चाहिए। अगर इसका उदाहरण देखा जाए, यदि लोकसभा के किसी दिन 300 सदस्य उपस्थित है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 550 है। वर्तमान संख्या कितनी है? 543 है। +2 भी थी, परंतु एंग्लो इंडियन को अब समाप्त कर दिया गया है। तो 543 सदस्य होने चाहिए लोकसभा के वर्तमान के हिसाब से अधिकतम। कितने उपस्थित हैं? 300 उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं। उपस्थित हो सकता है 350 रहे हो, लेकिन उपस्थित और मतदान करने वाली संख्या 300 है। अब 300 में से किसी भी सदस्य को साधारण बहुमत चाहिए तो उसको 151 मत या 151 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। क्यों? 300 का आधा अगर किया जाए तो होगा 150 और +1, मिनिमम इतना चाहिए ही बहुमत के लिए। क्या ये अगर 180 हो गया तो बहुमत नहीं होगा? ये भी बहुमत होगा। साधारण बहुमत तो है ये, लेकिन और कौन सा बहुमत है ये भी समझेंगे। हमारे संविधान में कहां कहां पर साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है? साधारण विधेयकों को पारित करने के लिए,
विधेयक और अधिनियम क्या होते हैं? जब संविधान के पटल पर कोई भी अनुमोदन रखा जाता है, कोई भी प्रावधान रखा जाता है, उसको विधेयक कहते हैं। विधेयक एक तरीके से देखा जाए तो संविधान के संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से लेकर अधिनियम बनने तक की सारी प्रक्रिया विधेयक के अंतर्गत आती है, जिसमें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन जैसी प्रावधान किए गए हैं। मतदान भी होता है। ये हम देखेंगे अभी इसको भी कि कैसे कितने प्रावधान है, कितने स्टेप है। अभी हम साधारण बहुमत पढ़ रहे हैं तो इसको देख लेते हैं, सब एक साथ मिक्स नहीं करते हैं। ठीक, तो साधारण विधेयकों को पारित करने के लिए साधारण बहुमत होता है। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये ध्यान दीजिए, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन साधारण बहुमत है। वित्तीय विधेयकों को पारित करना हो, वित्तीय विधेयक, उसके लिए भी साधारण बहुमत। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देना हो, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाना है, उसके लिए भी साधारण बहुमत चाहिए। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन, जैसे नए राज्यों का गठन, नागरिकता संबंधी कानून, इसके लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या हम ये सब नहीं पढ़ेंगे? ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। अविश्वास प्रस्ताव भी पढ़ेंगे, वित्तीय विधेयक भी समझेंगे, संविधान के अनुच्छेद में संशोधन, नागरिकता तक सारी चीज पढ़ेंगे। परंतु साधारण बहुमत पढ़े तो इसका कुछ एग्जाम्पल देना। हम जब ये पढ़ाएंगे ना तो आपसे साधारण बहुमत की चर्चा करेंगे, तो आपको साधारण बहुमत पता होना चाहिए, साधारण बहुमत क्या होता है। प्रभावी बहुमत अब देखते हैं। एक पूर्ण बहुमत भी आता है, परंतु उससे पहले जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई मोदी जी की, कहा जा रहा था ना, तो उससे पहले लेकिन प्रभावी बहुमत देखते हैं। देखना प्रभावी बहुमत में क्या होता है। जो तत्कालीन सदस्य संख्या है लोकसभा या राज्यसभा की, सदन, जिस भी सदन में वो प्रावधान है, वहां पे या कोई भी विधेयक है, मिनिमम 50% प्लस वन साधारण बहुमत है। परंतु इसके लिए क्या है, जितनी भी उपस्थित सदस्य या फिर रिक्तियों को माइनस किया जाता है। रिक्तियां कैसे? मान लीजिए अभी हमने क्या बताया, 543 सदस्य होते हैं टोटल लोकसभा के। अभी में इस समय वर्तमान में संख्या कितनी है, और इसमें से 543 सदस्यों का चुनाव हुआ। चुनाव में से कुछ लोग बीमार हैं या कुछ लोग 2 सीटों पे चुनाव लड़ गए, तो एक सीट रिक्त करना पड़ेगा। तो ऐसे में मान लीजिए वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 533 सीटें ही भरी गई हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543, जिसमें 10 रिक्तियां हैं। रिक्तियां किस आधार पर है? कुछ लोग या तो मृत्यु हो गई, या फिर जो है वो किसी और कहीं मुख्यमंत्री बन गया कोई जाके, कोई 2 सीटों से लड़ता है, ऐसे में रिक्त पद हो जाएंगे, तो रिक्तियां माइनस कर दी जाएंगी। तो बचा कितना? 533। अब 533 का बहुमत होना चाहिए। साधारण बहुमत में क्या था? उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। यहां कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, तो ये कितना होगा? 267। अगर लोकसभा के संबंध में समझा जाए तो प्रभावी बहुमत यहाँ पे 267 है। किस आधार पर? 10 रिक्तियां हमने माइनस की हैं, इस आधार पर यहाँ बता रहे हैं। ये 10 से 15 रिक्तियां भी हो सकती हैं, फिर ये संख्या बदल जाएगी। तो प्रभावी बहुमत के लिए जरूरी नहीं कि 267 ही चाहिए, संशोधन होता रहता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है प्रभावी बहुमत का? उपराष्ट्रपति वाली जब हमने क्लास पढ़ाई थी, वहां पे कहा था कि राज्यसभा में अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो प्रभावी बहुमत से प्रावधान लाया जाएगा, प्रभावी बहुमत से पारित होगा। उसके बाद लोकसभा साधारण बहुमत से उसको पारित करेगी। राज्यसभा प्रभावी बहुमत और लोकसभा साधारण बहुमत से इसको पारित करेगी। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत से पारित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए भी। तो अगर इसको याद करना हो तो आप ऐसे याद करिए, प्रभावी बहुमत, उपराष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, ये तो याद हो जाना चाहिए, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। दूसरा, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी जितने होते हैं इनको हटाना। पीठासीन अधिकारी को हटाने का प्रावधान ये है, कौन सा? प्रभावी बहुमत। उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी ही होता है, तो आप यहां से भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के पीठासीन अधिकारियों को हटाने के लिए
अगर लोकसभा का कोई है, लोकसभा का स्पीकर है तो उसको लोकसभा में प्रावधान लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए राज्यसभा में मैं कहा प्रभावी बहुमत लाया जाएगा। इसी प्रकार राज्य में विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद में 2 सदन आते हैं। जब विधानसभा विधानमंडल हम पढ़ाए तो वहां विधानसभा विधान परिषद हमने पढ़ाया था। तो पीठासीन अधिकारी 4 जगह होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान परिषद और विधानसभा। यहाँ जितने पीठासीन अधिकारी होंगे सबको हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का प्रावधान किया जाएगा। ये याद करने की एक ट्रिक है, आप अलग अलग इसको मत याद करिएगा, इस तरीके से याद करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। जितने पीठासीन अधिकारी हैं सबको हटाना है तो प्रभावी बहुमत का प्रावधान किया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए भी यही नियम लागू होता है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए भी यही नियम लागू होता है, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत देखा, प्रभावी बहुमत देखा। अब पूर्ण बहुमत क्या होता है ये समझते हैं। सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से एक अधिक उपस्थित और मतदान देने वाले, साधारण बहुमत। कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, पूर्ण वो प्रभावी बहुमत था। पूर्ण बहुमत कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए, रिक्तियां उक्तियां कुछ नहीं। कुल सदस्य संख्या 543, इसका बहुमत हमें होना चाहिए। इसका बहुमत कितना आएगा? 272। अगर लोकसभा में देखा जाए तो 272 वर्तमान में हो गया है, पहले 273 था। तो कुछ लोग ये मत रटे नहीं कि 273 होता है, क्यों? क्योंकि पहले सदस्यों की संख्या 545 थी, तो 272 पॉइंट समथिंग आता था, तो 0.5 ये आता था। 0.5 कोई सदस्य आधा थोड़ी रह सकता है कि हम आधा फाड़ दिए और कह दिए कि जाइए भैया अब आधा आधा वहां पे भाग लीजिए, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए 272.5 को 273 मान लिया जाता है। तो अभी वर्तमान में पूर्ण बहुमत के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है? 272। तीन समझ चुके ना आप? 272 है। इसका प्रावधान कहाँ कहाँ एक बार देख ही लेते हैं। चलिए उदाहरण, लोकसभा कुल सदस्य संख्या 543, इसका पूर्ण बहुमत 272 होगा। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए यह बहुमत होना चाहिए, भले ही उस सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या कम हो। इसका उपयोग आमतौर पर किसी विधेयक को पारित करने के बजाय राजनीतिक स्थिरता के लिए किया जाता है। राजनीतिक स्थिरता का मतलब क्या है कि कोई पार्टी सत्ता में रहेगी कि नहीं रहेगी, उसका निर्धारण करने के लिए हम जो है पूर्ण बहुमत का प्रयोग करते हैं। सरकार बनाने के लिए, संसदीय पदों पर चुनाव के लिए, जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। स्पीकर कहाँ? लोकसभा में बैठते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में पूर्ण बहुमत जैसे प्रावधान। कुछ संवैधानिक पदों से हटाने के लिए भी जो है पूर्ण बहुमत जैसी प्रक्रिया होती है। कुछ पद कौन से हैं चर्चा होगी, बस आप पूर्ण बहुमत समझिए। कहाँ कहाँ इसका प्रावधान किया जाता है धीरे धीरे आप क्लास में पढ़ेंगे। क्या होता है पूर्ण बहुमत ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेष बहुमत क्या होता है, फिर एक बार रिवाइज किया जाए। उपस्थित मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक, साधारण बहुमत सदस्य की कुल संख्या या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा में जितने सदस्य 543, उसमें से रिक्तियां माइनस करके फिर आधे से एक अधिक किया जाए तो क्या हो गया? प्रभावी बहुमत। और पूर्ण बहुमत की जब बात आएगी तो वहां पे आधे से एक अधिक। यहाँ पे विशेष बहुमत की बात की जा रही है। विशेष बहुमत में 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक, यानी पूर्ण बहुमत। अब समझ में आ रहा है पूर्ण बहुमत हम इससे पहले क्यों पढ़े हैं कि पूर्ण बहुमत पहला स्टेटमेंट ये होना चाहिए, साथ में इसके साथ दोनों कंडीशन एक साथ हो तभी विशेष बहुमत माना जाएगा। देखिए विशेष बहुमत एक कठोर प्रक्रिया है, अभी तीनों प्रक्रिया लचीली थी, ये कठोर है। कठोर प्रक्रिया, इसका उपयोग संविधान में उन हिस्सों में संशोधन के लिए होता है जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल अनुच्छेद 368 के तहत आता है। इसकी 2 शर्तें होती हैं जिन्हें एक साथ पूरा करना अनिवार्य होता है। 2 शर्तें क्या होती, उससे पहले हम बताते हैं आपको। हमारे संविधान में आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रकार के संशोधन, 2 प्रकार के बहुमत की बात की जाती है, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन।
ये आर्टिकल 368 में किए गए। बाकी इससे पहले जितने भी प्रावधान हम पढ़े वो संविधान में हमें विभिन्न स्तरों पर देखने के लिए मिलते हैं। साधारण बहुमत से किया गया संशोधन 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अभी तक जितने संशोधन हम पढ़े हैं वो 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। इससे क्वेश्चन आता है कि साधारण बहुमत से किया गया संशोधन क्या 368 के तहत संशोधन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। 368 के तहत संविधान संशोधन की बात की गई है, परंतु सिर्फ दो प्रावधान है। वो कौन कौन से? विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। चलिए, पहली कंडीशन पूर्ण बहुमत होना अनिवार्य है। पूर्ण बहुमत के साथ साथ सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। पूर्ण बहुमत क्या है? अगर लोकसभा की ही सिर्फ बात करते हैं हम, तो लोकसभा का पूर्ण बहुमत अभी हमने चर्चा की कि 272 मिनिमम होना चाहिए। एग्जाम्पल से आप समझते हैं दूसरी कंडीशन को। अगर लोकसभा की कुल संख्या 543 है, ये तो है ही है, अगर क्या अभी तो है ही है, और 400 सदस्य इसमें उपस्थित हैं, तो पहली शर्त के अनुसार 272 सदस्यों की आवश्यकता है। ये तो पूर्ण बहुमत के साथ पहली कंडीशन आप फॉलो कर लिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? शर्त 2 के अनुसार कम से कम 400, क्योंकि 400 उपस्थित और मतदान कर रहे हैं। 400 भागे 2/3 267 सदस्य आए। तो क्या आप बताइए, जो 267 सदस्य आए हैं, 2/3, तो कैसे 400 उपस्थित और मतदान दिए थे, इसका 2/3 आप निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 267। इसका 2/3 गुणे 2/3। कुछ मैथ बैकग्राउंड वाले नहीं होंगे तो उनके लिए है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 400 गुणे 2 800 करिएगा, 800 में 3 से डिवाइड करिएगा, 267 आएगा। ठीक, इस आधार पर होना कितना चाहिए था? पहली कंडीशन फॉलो हुई क्या यहाँ पे? आप बताइए। 267 सदस्यों की आवश्यकता, ये 267 है, 272 से कम है, तो क्या ऐसे में विशेष बहुमत इसको कहा जाएगा? विशेष बहुमत अभी नहीं हुआ। अगर यही सदस्यों की संख्या हम कह देते कि 500 है, 500 लोग, कुछ सदस्यों का 500 लोगों उपस्थित हैं और 500 लोगों ने मतदान दिया, तो फिर इसका 2/3 करते, कितना आता? अगर इसको देखा जाए तो 1000/3, 333.3, यही तो आएगा। तो ये 272 से तो ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में विशेष बहुमत माना जाएगा। जो एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए, दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए विधेयक को कम से कम 272 सदस्यों के वोट प्राप्त करने होंगे। तो पहली कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाया तो ये विधेयक कभी भी पारित नहीं होगा, जो हम एग्जाम्पल पीपीटी पे दिए इसके अनुसार। लेकिन अगर ये 400 सदस्य ज्यादा संख्या हो गई, या ये 267 सदस्य जो है ये 272 से अगर अधिक होते, तो ये विशेष बहुमत से कोई भी संशोधन हो सकता था संविधान में। देखिए, इसका उपयोग कहां कहां किया था? मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना है, राज्य के निदेशक सिद्धांतों में संशोधन करना है, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। उम्मीद है आप लोगों को जो गणितीय इसकी संकल्पना है ये समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो सोचता कभी क्लास में हम इसको फिर से चर्चा करें। आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको विशेष बहुमत समझ में आया कि नहीं आया। नहीं अगर आया होगा तो फिर से इसकी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा जटिल प्रक्रिया, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, 2 ही पॉइंट तो यहाँ पे दिया गया है कि ये कंडीशन से अगर आप निकालते हैं, जो सदस्यों की संख्या आई वो मिनिमम 272 होनी चाहिए, तभी वो संशोधन पारित होगा। तो मौलिक अधिकार निदेशक तत्वों के संशोधन में इसका प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के संबंधित प्रावधानों में बदलाव के लिए और किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए। न्यायाधीश पर ही नहीं, सीएजी पर भी ऐसी प्रक्रिया होती है। कई सारे संवैधानिक प्रावधान है, जब उनकी चर्चा होगी देखेंगे आप लोग कहां कहां विशेष बहुमत। तो वहां जब हम विशेष बहुमत की चर्चा करें कि विशेष बहुमत द्वारा न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जाता है, तो क्या हमें विशेष बहुमत को दोबारा आपको पढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी? तो नहीं पढ़नी चाहिए। यहीं पे आप कमेंट में बताइएगा, तो अगली क्लास में हम इसको अच्छे से बता देंगे। विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन, विशेष बहुमत पढ़ लिए। अब वो 2 कंडीशन तो पूरी होनी चाहिए जो अभी जस्ट पीछे पड़े हैं। तो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा समर्थन भी होना चाहिए।
विधानमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। विधानमंडल मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों होता है। जिन 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं उनका भी समर्थन होना आवश्यक है। अगर वो समर्थन नहीं करेंगे तो नहीं। आधे राज्यों से अधिक राज्य के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से, यहां भी साधारण बहुमत, ये देखिए ये पॉइंट आप अच्छे से देखिए, साधारण बहुमत से, राज्य विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित या अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। जो आर्टिकल 368 के तहत सेकंड टाइप का है। टाइप ए हमने पढ़ा विशेष बहुमत, 2 कंडीशन थी, कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक, साथ साथ और है या नहीं है, और वर्ड का यूज किया गया है। उसके साथ ही उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3। उन 2 शर्तों के साथ ए में जितनी शर्तें हैं और बी में क्या प्रावधान किया गया है कि ए की शर्त फुलफिल हो और या शब्द का फिर प्रयोग नहीं हो रहा है, और बी में जो प्रावधान किया गया आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से, राज्य विधानमंडलें साधारण बहुमत से अनुमोदन करेंगी। विशेष और विशिष्ट किसी बहुमत से नहीं। साधारण बहुमत का तात्पर्य क्या है? साधारण बहुमत का तात्पर्य है कि उपस्थित और मतदान देने वालों का आधे से एक अधिक, ये होता है साधारण बहुमत। सबसे पहले हमने इसी की चर्चा की थी। तो 2 कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? विशेष बहुमत, साथ में आधे राज्यों के, देखिए नाम से ही विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन कैसा होना चाहिए? साधारण बहुमत से, और साधारण बहुमत भी विधानमंडलों द्वारा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों करनी चाहिए। तो ये 2 जो लास्ट में 2 पढ़ाए ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके तहत क्या क्या होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि में कोई बदलाव करना हो, अगर राष्ट्रपति के चुनाव की विधि में कोई बदलाव करना हो, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाएं भी भाग लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां जहां राज्यों की शक्तियां प्रभावित होंगी वहां पे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा। इससे भी आप गेस कर सकते हैं कि कहां पे कहां इसका प्रावधान किया गया है। शक्तियों के वितरण में संघ राज्य समवर्ती सूची की बात की गई, तो वहां भी केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी शक्तियों के बंटवारे में बदलाव। 7वीं अनुसूची जो हम पढ़ेंगे वहां केंद्र राज्य समवर्ती सूची तीनों पढ़ेंगे। जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद क्या थी? राज्यों में भी जो है सबके लिए, राज्य और केंद्र सारे राज्यों के लिए एक जैसी कर प्रणाली लाने के लिए जीएसटी लाई गई। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी जीएसटी, तो उससे राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो विशेष बहुमत या संविधान संशोधन में 368 का बी यूज होता है। 368 बी में ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक। संसदीय प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में बदलाव, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसमें बदलाव अगर करना हो उसमें भी अनुच्छेद 368, अगर स्वयं अनुच्छेद 368 में भी बदलाव करना है तब भी विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम देखते हैं, ये तो देखिए बहुमत, संविधान संशोधन में बहुमत अभी बताते हैं कि संविधान संशोधन कहां कहां कौन सा बहुमत लगता है। उसके साथ साथ बिल का प्रोसेस क्या होगा। कोई भी विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक जब किसी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, वो किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आ सकता है। तो जहां प्रस्तुत किया जाएगा वहां पे किन चरणों से होकर गुजरेगा। कोई भी बिल, संविधान संशोधन ही नहीं, मैक्सिमम बिल, धन विधेयक को छोड़कर मैक्सिमम बिल इसी प्रोसेस से गुजरती है। देखते हैं कौन कौन सी बिल है। इनिशियल स्टेज एंड आइडिया, स्टार्टिंग क्या होता है? ड्राफ्ट, प्रपोजल रखा जाता है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ये प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये सब हम संसद भारत की संसद जब पढ़ रहे होंगे वहां दोबारा रिवाइज होगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आप समझिए, क्योंकि अगर संविधान संशोधन समझना है तो इसको समझना जरूरी है। तो जब भी कोई प्रपोजल होगा पहले प्रपोजल तैयार किया जाएगा। कोई भी अगर संशोधन करना पहले उसको तैयार किया जाएगा मंत्रिपरिषद द्वारा, फिर उसको लोकसभा या राज्यसभा, सदन 1 या सदन 2 कहीं पर भी आ सकता है, किसी एक सदन में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और जिस भी सदन में वो प्रस्तुत होता है, चलिए अगर मान लेते हैं सदन 1 लोकसभा है और सदन 2 राज्यसभा है, इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सदन 1 लोकसभा ही रहे। तो सदन 1 अगर लोकसभा है तो कोई भी बिल जिसका ड्राफ्ट तैयार मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया, वो जब लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत होगा या सदन 1 के समक्ष प्रस्तुत होगा तो
पहली रीडिंग होगी प्रथम वाचन, उसमें इसका इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या हमने बातें की है, क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए, इसकी चर्चा होगी। बस इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बहुत विस्तारित चर्चा इसमें नहीं होती है। इंट्रोडक्शन मतलब संविधान के सबको एक एक प्रति बांट दिया गया, जितने सदस्य सबको एक एक प्रति दी जाएगी कि हम भैया इस तरह का संशोधन लाने वाले हैं। द्वितीय वाचन फिर होता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है, डिस्कशन होता है और अमेंडमेंट, उस पर विचार विमर्श होगा, सभी सदस्य अपना अपना मत रखेंगे, उसमें कुछ संशोधन करना है, कोई प्रावधान उसमें संशोधित करने हैं, वो संशोधित किया जाएगा, हेर फेर किया जाएगा उसमें। उसके बाद सबसे लंबा चरण जो होता है सेकंड, द्वितीय वाचन ही होता है, सेकंड रीडिंग ही होती है। सेकंड रीडिंग में ही वो तमाम समितियों के पास भेजे जाते हैं, जनता की राय के लिए भी याचिका समिति के सामने भी रखा जाता है, सारी समितियां इसका अनुमोदन करती हैं। फिर लास्ट में तृतीय वाचन होता है, जिसके समक्ष, जिसमें वोटिंग की जाती है, हम मत करते हैं। तो मत, साधारण दुनिया भर के मत अभी दिखाए ना, मत में बहुमत जो दिखाए हैं, उसी आधार पर कैसा है बिल, बिल अगर संविधान संशोधन में किस एक्ट को प्रभावित कर रहा है, उस हिसाब से वहां पर मतदान होगा। कोई बिल, जीएसटी वाली जो बिल रहेगी उसके लिए कैसे मतदान हुआ होगा, सदन एक में 2/3 सदस्य प्लस आधे से अधिक, समझे ना, पहला टाइप। उसके बाद इसको राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता पड़ी होगी। तो यहां देखते हैं सदन एक में पहले फर्स्ट रीडिंग होगी, इंट्रोडक्शन होगा, सारी प्रति बांटी जाएंगी, सेकंड में डिस्कशन होगा, संशोधन कोई करना है वो होगा, और तीसरे में जाके मतदान होता है। मतदान के बाद अगर मतदान में वो विधेयक पारित हो गया तो वो सदन 2 के पास जाएगा, अर्थात हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से राज्यसभा के पास जाएगा। आप एग्जाम्पल अगर लोकसभा लिए होंगे तो लोकसभा चला जाएगा। अगर पारित नहीं होता है, वोटिंग में पारित नहीं होता है, तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। चलिए, पारित अगर हो गया तो क्या होगा, फिर सदन 2 में जाएगा, सेकंड सदन में भी सेम यही तीनों प्रोसेस से होकर गुजरेगा। फिर यहां पर वोटिंग होगी, अगर यहां से पारित हो गया और यहां पे पारित नहीं हुआ, समाप्त विधेयक हो गया। परंतु यहां जैसे विधेयक पारित हुआ, ये भी पारित कर दिए, ये भी पारित कर दिया, सदन 1 भी पारित कर दिया, सदन 2 भी पारित कर दिया। अब ये जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। देखिए, राष्ट्रपति अगर इसको हरी झंडी दिखा दिए, अगर इस पे साइन कर दिए, तो वो विधेयक अब क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, बिल अब एक्ट बन जाएगी। अभी तक ड्राफ्ट तैयार से लेकर जब तक प्रेसिडेंट की हस्ताक्षर नहीं हुई, तब तक वो विधेयक है, बिल है, हिंदी में विधेयक। और जैसे ही राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देता है, ये एक्ट बन जाती है या अधिनियम बन जाती है। तो बिल और एक्ट में ये प्रमुख अंतर है। जब भी देखिए, कभी कभी क्या होता है करंट अफेयर में, जैसे ही कोई विधेयक संविधान के समक्ष रखा जाएगा, संविधान लोकसभा राज्यसभा में होगा, सारे करंट अफेयर वाले टीचर उसकी चर्चा करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। विधेयक कोई बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है तब आप उसकी चर्चा करिए, सारे विधेयकों की आप चर्चा करेंगे तो कोई मायने नहीं रखता। आप एक्ट जब वो बन जाए तब हमारे लिए देखना ज्यादा जरूरी होता है। जब तक बिल है तब तक वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बशर्ते वो कोई मेजर बिल ना हो, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, या फिर और कई सारे बिल आते हैं, अभी श्रमिकों के लिए भी कोई बिल आया था। तो ऐसे जब तक वो बिल है तो वो मेजर है, बहुत, जीएसटी बिल आया था, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। कोई मेजर बिल आया तो आप उसको पढ़िए, परंतु जो नॉर्मल बिल होते हैं, कोई विधेयक लाया गया तो उसको उतना ज्यादा वैल्यू आप मत दीजिए। करंट अफेयर का अगर स्टूडेंट है तो, करंट अफेयर ज्यादा पढ़ते हैं तो एक्ट जब बन जाए तो आप ज्यादा उस पर फोकस करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, वो बन गया विधेयक, एक्ट बन गया विधेयक। अब क्या किया राष्ट्रपति ने, उसको विथहोल्ड कर लिया, मतलब कहें भैया ना हम हस्ताक्षर करेंगे ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजेंगे, हम इसको होल्ड करेंगे। वीटो शब्द होता है, वीटो लगाएंगे इस पे। कई प्रकार के वीटो होते हैं, जब हम पढ़ रहे होंगे राष्ट्रपति, वहां पे देखेंगे कितने प्रकार के वीटो होते हैं। रिटर्न भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु कई सारे विधेयक ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो ये भी जब हम क्लास पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आप लास्ट क्लास में सब आप अंतर करिए, किसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो ये किसी भी बिल को एक्ट बनने तक की प्रक्रिया आपको समझ में आई, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तक। चलिए अब समझते हैं संविधान संशोधन। ठीक। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान में संशोधन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, और संसद में विशेष बहुमत द्वारा, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक या आधे राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। तो क्या अब ये दोनों पॉइंट हमें पढ़ाने की आपको आवश्यकता है? नहीं, अभी जस्ट पढ़ाया गया है। अगर भूल गए फिर से 5-10 मिनट पीछे जाइए, फिर से देख के आइए उसको। साधारण बहुमत आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। साधारण बहुमत का उल्लेख आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के हैं। आर्टिकल 368 में बात की जाएगी तो 2 प्रकार के हैं। आर्टिकल 368 के इतर है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। अब साधारण बहुमत द्वारा संशोधन देखा जाए तो यह संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आता है। इसके लिए संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इस तहत संशोधन में शामिल है, कौन कौन संशोधन इसके तहत किए जाते हैं? नए राज्यों का निर्माण, आर्टिकल 3 पहले भी चर्चा हो चुकी है कि साधारण बहुमत से ऐसा पारित होता है। नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव करना, ऐसा कोई भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन संबंधित है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद उसको साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा, तभी उसके नाम में परिवर्तन हो सकता है। साथ में जिस भी राज्य से संबंधित वो प्रावधान है, उस राज्य के विधायिकाओं द्वारा भी अनुमोदन किया जाना चाहिए, परंतु ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनके अनुमोदन को माने। तो इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ संसद उसमें संशोधन कर सकती है, क्योंकि मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। तो नए राज्यों के निर्माण और इनकी सीमाओं में बदलाव के लिए साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन हुआ। नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो भी संविधान में संशोधन ही माना जाएगा। साधारण बहुमत हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कितने प्रकार से पहला वाचन, दूसरा वाचन, पहला सदन, दूसरा सदन, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तक, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ा दिया गया ना, इसीलिए उसको पहले पढ़ाया गया। नागरिकता से संबंधित कानून, नागरिकता से संबंधित जितने कानून हैं उनको भी साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। विधान परिषदों का निर्माण या उन्मूलन, किसी भी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन जो होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो किसी राज्य में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी करनी है तो उसके लिए हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। संसद में विशेष बहुमत द्वारा, अगर संसद में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन जो किन किन प्रावधानों में होता है, विशेष बहुमत क्या होती है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी बताया गया आपको। तो संसद में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कहाँ कहाँ हो सकता है? मौलिक अधिकार चर्चा किए थे ना वहां पे हम, निदेशक तत्व, और वे सभी प्रावधान जो पहले और तीसरे प्रकार के संशोधन में शामिल नहीं है। देखिए कितने आसान भाषा में समझा दिया गया, ना पहले में ना तीसरे में, सब हम कर लेंगे। ठीक, यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आता है। साधारण जो इससे पहले पढ़े 368 के तहत नहीं आया था, ये 368 के तहत आता है। इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अधिकांश संवैधानिक प्रावधानों का संशोधन इसी प्रक्रिया से किया जाता है। जितने मैक्सिमम प्रावधान है ना, सब इसी से होंगे। देखिए जितनी भी क्लासें हम पहले पढ़ाते हैं, हो सकता है उस समय वो रेलिवेंट ना लगे। जैसे हमने जो स्रोत पढ़ाए या जो थॉट पढ़ाए, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, या फिर उसके बाद हमने पढ़ाया जो है प्रमुख शब्दावलियां पढ़ाई, इन सब का हो सकता है आप लोग को लगे कि ये सब कोई रेलिवेंस नहीं है, परंतु जब आप आगे क्लासों में देखेंगे ना, उनका बहुत महत्व होता है। जब हम संविधान की विशेषताएं पढ़ा रहे थे, भारतीय संविधान की, वहां कठोर लचीला शब्द जैसा आया, क्या हमारे संविधान के स्रोत के आधार पर इसकी ये भी विशेषता थी ना कि विभिन्न देशों के संविधान से हम लिए हैं। तो ये सब विशेषताएं हम कैसे समझ पाते हैं? तो वो इससे पहले जितने भी हम बहुमत जो पढ़ रहे थे, तो कुछ लोगों को रेलिवेंट नहीं लग रहा होगा, परंतु वो बहुमत हम क्यों संविधान संशोधन से पहले पढ़े, इसको समझने के लिए हमको पहले बहुमत समझना जरूरी था। अब जैसे अगर यहाँ पे हम पढ़ाते पढ़ाते बहुमत आपको समझाने लगते तो बहुमत समझते हैं, फिर यहाँ आते कनेक्टिविटी टूट जाती। तो बहुमत आज समझे हुए हैं तो इसको आसानी से संविधान संशोधन समझ सकते हैं। यह सभी अनुच्छेद 368 के तहत आता है, सॉरी, यह भी संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आता है।
इस प्रक्रिया का प्रयोग उन प्रावधानों को संशोधित करने के लिए किया जाता है जो संघीय ढांचे से संबंधित हैं। संघीय ढांचा मतलब केंद्र और राज्य दोनों संबंधित जो प्रक्रिया है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन आवश्यक होता है। कौन कौन सी प्रणालियां? चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, अभी हमने चर्चा की। जीएसटी जैसी संकल्पना, उसकी भी चर्चा की थी। केंद्र और राज्यों में कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान, स्वयं संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, या आर्टिकल 368 में भी अगर संशोधन करना है तो हमें संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ये विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अधिक अनुसमर्थन, ये सब जो हम बातें किए थे वहां पे, ये सब प्रावधान निकले कहाँ है? ये अलग अलग से थोड़ी हमारे संविधान में दे दिए गए कि लगातार 3 जगह दे दिया गया, एक जगह दे दिया गया कि इतने प्रकार से इतने प्रकार के बहुमत है। हम इन्हीं प्रावधानों के अनुसार हम निकालते हैं उसको कि कितने प्रकार के बहुमत का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं कि उनको अलग से प्रावधान किया गया बहुमत का। हम इन प्रावधानों में देखते हैं किस प्रकार का बहुमत है, उसी आधार पर हम निकालते हैं। विशेष बहुमत उम्मत का उल्लेख यहीं पे आर्टिकल 368 में किया गया है, यहीं से इसको डिराइव करते हैं हम। इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से ही भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कितनी? तीनों प्रक्रियाओं क्या देखें? साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। बाकी जो विशेष बहुमत देखा हमने, 50% मतलब टोटल सदस्य संख्या का 50% प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशन के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। 2 प्रकार के संशोधन हमने ये देख लिए। तो ये संशोधन पढ़ने में आपको दिक्कत तो हुई नहीं होगी, क्योंकि बहुमत तो हम पहले पढ़ लिए थे। बहुमत कहीं संविधान में अलग से नहीं लिखा गया है, इन्हीं प्रावधानों से हम उसको निकाल के अलग से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये रही आज की आपकी संविधान संशोधन की क्लास। देखें और कुछ है क्या? संविधान संशोधन का महत्व क्या है? देखिए, ये भी एक चीज आप देख लीजिए। जीवंत और लचीलापन। संविधान संशोधन से क्या हमारा संविधान जीवंत और लचीलापन उसमें दिखेगा? लचीलापन क्यों? कठोर और लचीला संशोधन के आधार पर। जीवंत क्यों? इसमें बार बार हम संशोधन कर सकते हैं। अगर जीवंत नहीं होता, बार बार संशोधन नहीं करते, क्रांतियां होती रहे। यहाँ पर देखिए, यह संविधान को समय के साथ बदलने वाली जरूरतों के अनुसार जीवंत और लचीला बनाए रखता है। अगर हम समय के साथ इसमें बदलाव ना करें तो क्रांतियां यहां भी होने लगेंगी। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन या सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार, शिक्षा का अधिकार और आरक्षण जैसे बदलावों को संभव बनाता है। अगर ऐसे प्रावधान ना होते तो हम भूमि सुधार उधार नहीं कर पाते। बेरोजगारी की आप देखेंगे संविधान में आगे आएगा। लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। कैसे? पंचायती राज प्रणाली 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया था। 73वां हुआ था 1993, 74वां भी 1993। उसमें ये सब प्रावधान नगर पालिका और पंचायती राज के लिए प्रावधान किए गए थे। तो उस आधार पर हम कहते हैं लोकतंत्र को मजबूत बनाया ना। जमीनी स्तर तक गांधी जी की संकल्पना, गांधी जी को हमने पढ़ा था, उनकी संकल्पना थी ना, गांवों तक शासन पहुंचना चाहिए, गांवों तक सरकार पहुंचनी चाहिए। राजनीतिक अनुकूलन या राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव जैसे दल बदल विरोधी कानून के अनुकूलन में मदद करता है। न्यायिक व्याख्याओं का जवाब, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। सब आपको पॉइंट तो पता ही है, आप खुद ही इतने समझदार अब हो गए पढ़ते पढ़ते, तो पता हो गया होगा। चलिए, ये क्लास आज की यहीं तक थी। हम आगे इस क्लास पे अभी तक जितनी क्लासें हुई, कहाँ से? अभी तक शुरू से नहीं, संविधान ऐतिहासिक विकास से स्रोत से लेकर संविधान संशोधन तक, इस पे क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। क्वेश्चन आंसर सीरीज के बाद फिर हम जो है प्रस्तावना जैसी व्यवस्था पढ़ेंगे। प्रस्तावना और अनुसूची। प्रस्तावना कम से कम 2 दिन लगेगी क्लास करने में, और अनुसूची को भी हम 3 दिनों में पढ़ेंगे, क्योंकि अनुसूची का उल्लेख ना कहीं बुकों में बहुत डिटेल में मिलता है, ना किसी क्लास में बहुत डिटेल में अनुसूचियों को पढ़ाया जाता है। परंतु अनुसूचियां भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु व्यवहारिक जीवन में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस, अनुसूचियों को पढ़ना जरूरी है। चलिए, अभी तक की क्लास आप देखिएगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर उसका भी समाधान किया जाएगा। कुछ ना समझ में आया हो आज क्लास में संविधान संशोधन, उसको बताइएगा। बहुमत उम्मत क्या हो तो वो बताइएगा। बाकी विशेषताएं आप खुद ही डिराइव करिएगा। जितनी विशेषताएं हमने बताई है, इसके अलावा भी विशेषताएं होंगी, आप कमेंट में बताइएगा इसके अलावा और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आप खुद जिस दिन इस योग्य हो जाइएगा उस दिन हमारा पढ़ाना सफल होगा। हमारे पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि हम आके यहाँ पे कथा बांध के सब कुछ हूबहू चले जाएं। इस योग्य आपको बनाना है कि आप इतने मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाएं कि खुद से संविधान को समझ सकें, पढ़ सकें
उसके प्रावधानों को कहीं भी चर्चा कर सकें या हमारी तरह खुद खड़े होकर पढ़ा सके। चलिए ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।